हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मैं आपकी शैली मैम। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के नियम, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। फाइनली हम चैप्टर के अंतिम छोर पे आ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ना पड़ेगा। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पढ़ना पड़ेगा। इक्विवेलेंट लॉ क्या कहता है? इक्विवेलेंट लॉ, तुल्यांक नियम कहते हैं हिंदी में। इक्विवेलेंट लॉ कहता है कि अगर मैं एक इक्विवेलेंट चार्ज फ्लो करती हूँ, कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो नमक का घोल है, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, तो तुम कहोगे NaCl एक्वस सॉल्यूशन में तो Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है। एक्वस हटा दो चलो, क्योंकि एक्वस में तो फिर तुम्हारे पास H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा, फिर प्लस प्लस में लड़ाई हो जाएगी, माइनस माइनस में लड़ाई होगी, फिर मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कौन जीतेगा। तो छोड़ो, है ना, एक्स्ट्रा लड़ाई वाला काम करते ही नहीं है। मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, पिघला हुआ NaCl, तो सिर्फ Na प्लस है, Cl माइनस है। कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, कोई लड़ाई नहीं है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे हाँ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है? फैराडे लॉ नहीं पढ़ा रही हूँ, फैराडे लॉ उसके बाद आया था, ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो फैराडे पढ़ाओगी ना, हाँ एक चीज और बता देती हूँ, फैराडे लॉ पढ़ाओगी ना तो बार बार तुम्हें चाहिएगा एन फैक्टर क्या है मैडम, इक्विवेलेंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, हमें तो मोलैरिटी आता है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक एन फैक्टर का डर निकल जाएगा, जो खौफ होता है ना एन फैक्टर कैसे निकालूं, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, तो ये कह रहा है व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से, है ना, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है वो फ्लो करती हूं, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, वन इक्विवेलेंट, ठीक है, वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो करंट तो पास करेगा ही, सही है ना। तो वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नियम क्या है? एक इक्विवेलेंट चार्ज पास कर दिया तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करूंगी तो जो इकट्ठा होगा सब्सटेंस वो भी वन इक्विवेलेंट होगा। इक्वल बराबर रहना चाहिए। अगर मैं एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करूंगी तो वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस इकट्ठा होगा, सीधी और साफ बात है। ठीक, एक बार लिख दूं मैं, वन इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, वन इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, वन इक्विवेलेंट of substance is electrodeposited, है ना। electrodeposited मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किया है हमने, ठीक है, और वो इकट्ठा हुआ है, electrodeposited। अगर मैं एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करूंगी तो जो सब्सटेंस इकट्ठा होगा वो वन इक्विवेलेंट होगा। अब तुम कहोगे ये क्या मुसीबत है? तो देखो, वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट। वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो हम कहेंगे अच्छा भाई ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। अब प्रॉब्लम आती है, इक्विवेलेंट वेट मुझे क्या पता? तो एटॉमिक वेट तो पता है ना। एटॉमिक वेट को चार्ज या वैलेंसी से डिवाइड कर दो। जैसे सोडियम है ना, सोडियम क्या होता है? Na+1। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है बोलो? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। तो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23। मैग्नीशियम इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास 24, mg मास कितना होता है? 24। चार्ज कितना होता है बोलो? Mg+2। तो Mg+2 का चार्ज कितना हुआ? 2। तो हम कहेंगे 24 डिवाइड बाई 2, आंसर 12। तो Mg+2 का इक्विवेलेंट वेट 12 हो गया। एल्यूमिनियम एटॉमिक मास 27 और चार्ज तो पता है Al+3 होता है, तो 27 डिवाइड बाई 3 यानी कि 9। तो सोडियम का वन इक्विवेलेंट मतलब 23 ग्राम, मैग्नीशियम का वन इक्विवेलेंट मतलब 12 ग्राम और एल्यूमिनियम का वन इक्विवेलेंट मतलब 9 ग्राम। इतना फर्क आता जा रहा है। तो मैं सेम चार्ज पास करूंगी ना तो सोडियम तो 23 ग्राम इकट्ठा होगा
एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगी, सोडियम 23 ग्राम इकट्ठा होगा, मैग्नीशियम 12 ग्राम इकट्ठा होगा, और एल्यूमिनियम तो तुम कहोगे 9 ग्राम ही आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि एक इक्विवेलेंट बराबर है ना। मैं अगर एक इक्विवेलेंट का चार्ज पास करती हूँ, 1 इक्विवेलेंट अगर मैंने चार्ज पास किया, तो जो इकट्ठा हुआ है वो भी क्या है, 1 इक्विवेलेंट ही तो है ना। तो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस मतलब इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मान लो नहीं आता तो हम कहेंगे टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो वैसे भी जिंदगी में कभी नहीं लेना, ठीक है ना, जो होगा देख लेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है 1 इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का तो मुझे पता है मैडम, ये क्या कह रहे हो आप, 1 इक्विवेलेंट चार्ज, ठीक है। तो हम रंग बदल देते हैं भाई, 1 इक्विवेलेंट चार्ज, तो बेटा 1 इक्विवेलेंट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलो, 1 इक्विवेलेंट क्या चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही हुआ, है ना। तो 1 इक्विवेलेंट मतलब ये भी होता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। और तुमको कोई सारी माता बची एन फैक्टर की तो थी, तो एन फैक्टर क्या, चार्ज ही तो होता है। इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 -1 मतलब चार्ज तो एक ही है ना। तो हम कहेंगे मोल इंटू एन फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलूँ, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो गया, 1 फैराडे। 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस बोलूँ मतलब तुमको मतलब 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलूँ, है ना। 1 इक्विवेलेंट चार्ज 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, तो मैं कहूँगी 1 फैराडे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम यहाँ चार्ज लिख दो, चार्ज ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे, ठीक है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन बताती हूँ बहुत सिंपल सा, है ना। मैंने लिखा 1 इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया, अच्छा 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हो मतलब 1 फैराडे कह रहे हो, ठीक है। 1 फैराडे पास्ड थ्रू द 1 इक्विवेलेंट चार्ज को मैंने पास किया, 1 फैराडे को मैंने पास किया, पास्ड थ्रू द मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ, तो मैंने कहा भाई देखो NaCl, MgCl2 और AlCl3, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, AlCl3 ले लेती हूँ, ठीक है, AlCl3, है ना। अमाउंट ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, सोडियम कितना जमा होगा, मैग्नीशियम कितना इकट्ठा होगा, और एल्यूमिनियम कितना इकट्ठा होगा, ये बताओ। बात समझ में आ गई क्या मेरी? मैंने एक इक्विवेलेंट चार्ज पास किया अलग अलग, है ना, एक बार NaCl में से, MgCl2 में से और AlCl3 में से। अब तुम बताओ, NaCl है तो सोडियम इकट्ठा होगा, क्लोरीन भी होगा, मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, मैग्नीशियम भी इकट्ठा होगा और एल्यूमिनियम भी इकट्ठा होगा। अब बताओ कितना होगा। तो मैं यहाँ साइड में एक काम कर लेती हूँ भाई, सोडियम का एटॉमिक मास तो होता है बेटा 23 ग्राम पर मोल, है ना, 1 मोल ले रही हूँ तो 23। मैग्नीशियम का कितना होता है, तो मैं कहूँगी 24 ग्राम पर मोल, ठीक है। और एल्यूमिनियम, तो अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होगा और ये तो हमें याद भी होता है जनरली, इसमें क्या बड़ी बात है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट, तो मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला क्या बताया, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, क्या बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज, ठीक है, एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। अब सोडियम का इक्विवेलेंट वेट बता दो भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो तुम कहोगे 23 डिवाइड बाय 1 यानी कि 23, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बता दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बता दो, तो बेटा मैग्नीशियम का मास तो 24 है, देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है 24, और चार्ज तो MgCl2, तुम्हें लगे मुझे कैसे पता, मान लो फेरस है तो फेरी के मुझे कैसे पता, तो सॉल्यूशन तो देगा कि भाई FeCl2 ले रहा हूँ कि FeCl3 ले रहा हूँ, तो कर लेना। तो MgCl2 में Mg का चार्ज कितना है, 2 ही तो है, तो 24 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हो गया 12, है ना। और मान लो AlCl3,
है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al, तो बच्चे एटॉमिक मास 27 डिवाइड बाय 3, आंसर कितना होगा 9। बात तो ठीक है। अब हमारा रूल क्या है ना, हमने तो फैराडे पढ़ा ही नहीं, मान लो आपने तो फैराडे पढ़ा ही नहीं, आपसे इतनी सी बात कर रहे हो कि भाई एक इक्विवेलेंट चार्ज है ना, एक इक्विवेलेंट चार्ज तो सब्सटेंस कितना होगा, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस, है ना। तो बोलो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस मतलब इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस, तो सोडियम तो 23 ग्राम इकट्ठा होगा, मैग्नीशियम 12 ग्राम इकट्ठा हो जाएगा, एल्यूमिनियम 9 ग्राम, है ना। तो आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे आंसर हो गया सोडियम तो भाई 23 ग्राम डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम 24 ग्राम इकट्ठा होगा, और एल्यूमिनियम तो भाई वो तो 9 ग्राम इकट्ठा होगा। 1 इक्विवेलेंट आएगा, इतने में इतना मिलेगा, हिसाब है ना ये। तो अगर एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करूंगी, एक फैराडे पास करूंगी, तो सोडियम 23 ग्राम डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम 12 ग्राम डिपॉजिट होगा, सिमिलरली एल्यूमिनियम 9 ग्राम ही डिपॉजिट होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? टेंशन नहीं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट लॉ है। अब तुम्हें लगेगी चलो यहाँ तो मैडम सिंपल था, NaCl MgCl2, हर बार मैं कैसे बताऊंगा इक्विवेलेंट, है ना, हर बार n फैक्टर में फंस जाऊंगा, ठीक है भाई। तो हम कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, हम कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर कर लेते हैं। आप वैलेंसी फैक्टर को n फैक्टर लिख दो, ठीक है। तो देखो वैलेंसी फैक्टर जो है, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ n फैक्टर, है ना। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर मैं लिख देती हूँ भाई n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर निकालो, बताओ n फैक्टर, तो n फैक्टर है तुम्हारा चेंज इन चार्ज। भाई मान लो सोडियम है, NaCl है ना, तो NaCl से Na ही तो बनेगा, तो NaCl में सोडियम क्या है +1 और Na बनेगा तो 0। तो चेंज इन चार्ज पर एटम, चेंज इन चार्ज पर एटम, एक एटम के चार्ज में कितना चेंज हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है, उसको ही मैं n फैक्टर बोल दूंगी और उससे मेरे बहुत सारे काम बन जाएंगे। एक एटम के चार्ज में कितना परिवर्तन हो रहा है, एक एटम के चार्ज में कितना चेंज हो रहा है, उसको तुम्हें क्या बोलना है बच्चे, उसको तुम्हें बोलना है n फैक्टर। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ सोडियम, है ना, तो सोडियम +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे इसका n फैक्टर जो है वो 1 है, तभी तो इसका इक्विवेलेंट वेट 23 आया, क्योंकि एटॉमिक मास 23, n फैक्टर भी 23, तो आंसर 23। अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg+2 बनाएगा, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो तुम कहोगे भाई इसका n फैक्टर जो है वो 2 है, ठीक है। फिर अगर मैं तुम्हें कहूँ नहीं एल्यूमिनियम, तो बेटा एल्यूमिनियम Al+3 बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ n फैक्टर की बात करोगे तो यहाँ n फैक्टर 3 है, समझे। हर एटम के चार्ज में तुम चेंज देख लो, तो जो तुम्हें चेंज मिल रहा है वो। और अगर मान लो ऐसा फंस गया कि I2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I-, अब बोलो I2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है I-। अब n फैक्टर बोलो, तो हम पूछेंगे किसका n फैक्टर बताऊं, I2 का। n फैक्टर किसका बताना है, I2 का। तो देखो I2 के एक मॉलिक्यूल को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, I2 का एक मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसका n फैक्टर तो 2 है I2 का पूछे तो। और I- का पूछे तो देखो एक I को तो बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 I- कब बने, जब एक I ने तो एक इलेक्ट्रॉन लिया I- बना, 2 I आए उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 2 I- बने, तो I- ये तो अकेला है ना, और इस अकेले का चार्ज तो 1 है ना, तो मैं तो पर एटम की बात कर रही हूँ, पर एटम पर आयन जो भी है ना, तो मैं तो 1 की बात कर रही हूँ, तो तुम कहोगे I- का n फैक्टर कितना होगा 1, लेकिन I2 का n फैक्टर कितना होगा, तो तुम कहोगे 2। आगे बात समझ में है ना। और डिटेल में पढ़ना है, मान लो कोई रिएक्शन से समझाओ, इधर मान लो ये रिएक्शन दे दी और तुम इन सब का n फैक्टर सबका होता है ना, यूं नहीं कि किसी एक का ही हुआ है, FeCl3 में Fe का बताओ, Fe का भी बताओ, Cl का भी बताओ, सबका n फैक्टर है। जैसे मान लो ये रिएक्शन है A+2B+3C गिव्स 4D+12 इलेक्ट्रॉन,
एन फैक्टर सबका बताओ। तो पहले तुम एक एन फैक्टर का फॉर्मूला देख लो, है ना। एन फैक्टर क्या करेंगे, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है एक ए खर्च हो रहा है, 2 बी खर्च हो रहे हैं, 3 सी बन रहा है, 4 डी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है। तो तुम कहोगे एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में डरना नहीं है, जो आगे लिखा हुआ है, जैसे ए के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है ना। तो अगर मैं कहूं कि लो तुम बताओ एन फैक्टर ऑफ ए का एन फैक्टर बताओ, तो तुम कह रहे हो भाई इलेक्ट्रॉन तो 12 और ए तो अकेला। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं, 12 है ना। तो हम कहेंगे यहाँ 12, लेकिन ए तो अकेला है तो उसका एन फैक्टर मतलब उसका क्या बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो एन फैक्टर 12 हुआ। सिमिलरली मैं कहूँगी नहीं, तुम ऐसा करो एन फैक्टर ऑफ बी बताओ, एन फैक्टर ऑफ बी बताओ। तो बेटा बी देखो, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट तो 12 है और तुम्हारे पास बी 2 है, 12 इलेक्ट्रॉन में 2 बी का क्या हो रहा है रिलेशन है। तो हम कहेंगे 12/2, आंसर 6। इस रिएक्शन में बी का एन फैक्टर 6 है। तो फिर एन फैक्टर ऑफ सी बता दो, एन फैक्टर ऑफ सी बताओ। तो हम कहेंगे देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 12 आ रहे हैं और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ आंसर हो गया 4। ठीक है, तो फिर एन फैक्टर ऑफ डी बता दो, एन फैक्टर ऑफ डी बता दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 12 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ आंसर 3। तो एन फैक्टर पूछे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर तुम्हारे पास चार्ज वार्ज नहीं है ना, सी है डी है, मुझे तो पता ही नहीं क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है, कुछ नहीं पता, तो मैं कहूँगी ठीक है मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। क्लियर, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आएगा ना तो तुम आगे फेराडे लॉ पढ़ पाओगे, है ना। अब जैसे मान लो ये इक्वेशन है, ट्वाइस HSO4- से तुम्हारा बना H2S2O8, ठीक है। ये है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको बच्चे मार्शल एसिड भी बोलते हैं। याद रखना पी ब्लॉक का क्वेश्चन बनता है, मार्शल एसिड या परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड या परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो मान लिया ट्वाइस HSO4- और आंसर है H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो मान लिया। अब एन फैक्टर बताओ, तो हम किसका, इसका बताना है कि इसका बताना है। तो पहले इसका बताते हैं, एन फैक्टर ऑफ, है ना। आप ऐसा करो एन फैक्टर ऑफ HSO4- बताओ, एन फैक्टर ऑफ HSO4-। तो मैं कहूँगी देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है 2, है ना, और यहाँ पे इसके क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कितना है 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन्वॉल्व कितना हो गया 2, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2। तो मैं कहूँगी इसका एन फैक्टर तो 1 है। उसका बताओ H2S2O8 का बताओ, एन फैक्टर ऑफ H2S2O8 इसका बता दो। तो हम कहेंगे देखो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट तो 2 है, लेकिन इसका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसका एन फैक्टर आएगा बच्चा 2, है ना। H2S2O8 इसका एन फैक्टर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 2। क्लियर, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आएगा ना बच्चे, तो तुम्हारे को क्या बोलेंगे फेराडे लॉ आएगा, नहीं तो आएगा नहीं फेराडे लॉ, फिर उलझते रहोगे एन फैक्टर। इसलिए अब देखो एन फैक्टर मैंने सॉल्ट लिख दिया, तो एन फैक्टर बताओ, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर बताओ। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको सॉल्ट दे दिया, आप मुझे उसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर बताओ। जैसे मैंने तुम्हें कहा सॉल्ट NaCl, तो तुम कहोगे NaCl में तो चार्ज 1 है, या तो +1 या -1, एन फैक्टर कितना है 1 है। MgCl2 तो टोटल चार्ज 2 है, चाहे +2 Mg+2 ले लो या 2 Cl- ले लो, तो यहाँ तुम बोलोगे एन फैक्टर 2 है। AlCl3 चार्ज कितना है 3 है, तो तुम यहाँ पे एन फैक्टर 3 ले लो। और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ध्यान से देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बच्चे यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है ना, और अगर तुम सल्फेट की बात करने आए हो तो 3 सल्फेट हैं। तो यहाँ अगर मैं चार्ज की बात करूँ ना बेटा, तो यहाँ चार्ज 6 है,
चाहे तो तुम प्लस लो चाहे तुम माइनस लो, एक एल्यूमिनियम 3 है ना तो 2 एल्यूमिनियम 6 हुआ। सिमिलरली 3 सल्फेट है ना तो चार्ज कितना हुआ 6 हुआ, तो यहाँ n फैक्टर 6 होगा। आई बात समझ में? ये तो n फैक्टर आ जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अब मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 1 फैराडे इज पास्ड, 1 फैराडे चार्ज यानी 1 इक्विवेलेंट, 1 फैराडे क्या होता है 1 इक्विवेलेंट होता है, तो 1 फैराडे इज पास्ड, ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ, थ्रू सॉल्यूशन ऑफ, तो हम कहेंगे 1 फैराडे इसने पास किया है थ्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, मोल्टन कॉपर सल्फेट है ना। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, कितना कॉपर इकट्ठा होगा वो तुम समझा दो, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो हम कहेंगे देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर तो +2 है, कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है +2 है, और कॉपर +2 है तो भाई कॉपर का n फैक्टर कितना है, तो हम कहेंगे कॉपर का n फैक्टर 2 है, कॉपर का n फैक्टर कितना है 2 है, ठीक है, कॉपर का n फैक्टर 2 हो गया। अब कॉपर का n फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंस कितने हुए, यानी कि इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट बता दो या इक्विवेलेंट वेट बता दो इसका कॉपर का, तो हम कहेंगे कॉपर का एटॉमिक मास तो 63.5 होता है, इक्विवेलेंट वेट 2 तो 31.75 ग्राम इक्विवेलेंट कर देती हूँ मैं, अगर ग्राम्स में लिखूँ तो ये ग्राम इक्विवेलेंट है ना। 63.5 में एग्जाम में दिया होगा, आपको परेशान नहीं होना है। कॉपर का जो एटॉमिक मास है 63.5 ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मैं कहूँगी कॉपर का इक्विवेलेंट वेट तो 31.75 और मुझे पता है 1 इक्विवेलेंट चार्ज, 1 इक्विवेलेंट चार्ज कितना होता है 1 फैराडे है ना, इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट कॉपर, और एक इक्विवेलेंट कॉपर क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 31.75, तो मैं सीधा कर दूंगी एक इक्विवेलेंट पे इक्विवेलेंट वेट जमा होगा 31.75 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होगा। क्लियर, समझ में आ गया तुम्हें लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। 12th एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ नहीं है जो एग्जाम में आ जाता है, तो ये इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ये तुम्हें आना चाहिए, ये आएगा तो फैराडे लॉ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आऊँगी फैराडे लॉ, है ना, छोटा सा लेक्चर है, एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ताकि जिनके बोर्ड्स नहीं है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनको कंपटीशन देना है मोल के कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रो और मोल मिला के जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना उसमें ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंट डाल देता है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आपको आना चाहिए, है ना, इक्विवेलेंस हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, छोटा सा वीडियो है ना, छोटी सी इच्छा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।